हुआ और धीरे धीरे लोकल पावर जो है मजबूत होती चली गई। उसके बाद किस तरीके से बीच में मराठा ट्रांजिशन फेज आया और किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं पूरे भारत के क्या बन गए, आपके बादशाह बन गए, या कह सकते हो द रूलर ऑफ द इंडियन एम्पायर बन गए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुगल हिस्ट्री जो है आपकी जो एंड होती है, या कह सकते हो जो आपके पास स्ट्रॉन्ग मुगल हिस्ट्री जो एंड होती है और वीक मुगल हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है, तो वही जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वो वहीं से स्टार्ट होती है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक इवेंट है। एक हिस्टोरिकल इवेंट क्या है, 1707। इस समय क्या हुआ था, आपके पास जो औरंगजेब था उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की जो है डेथ हो गई थी। औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो है क्या हुआ, देखिए ध्यान सुनिएगा। औरंगजेब का जो एम्पायर था वो आप देख सकते हैं किस तरीके से था। तो उसका एम्पायर जो है औरंगजेब का 1707 में, देखिए 1707 से पहले जो है आपका डेक्कन प्रदेश जो है आपका मराठा एम्पायर में, सॉरी आपके मुगल एम्पायर में नहीं आता था। और जैसे ही आपका औरंगजेब गद्दी में बैठा था, उसने उसकी पॉलिसी क्या थी, डेक्कन को एक्सपेंशन करने की, और डेक्कन तक जो है उसका एम्पायर फैल गया। अब आप देख सकते हैं पूरा बंगाल, ये पूरा मैप में देख सकते हैं आप लोग कहां तक उसका जो है आपका मुगल एम्पायर का एक्सटेंशन है। अब जी मुगल एम्पायर का एक्सटेंशन हुआ तो इतना बड़ा एम्पायर हो गया कि इसको संभालने के लिए औरंगजेब जैसा ही जो है शासक चाहिए था, जो उतना ही कुटिल हो और उतना ही जो है आपका रिजिड हो इस एम्पायर को चलाने के लिए। परंतु क्या हुआ, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसने कोई भी अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करके वो नहीं मरा, और उसका जो बेटा है बहादुर शाह वन, वो गद्दी में बैठा। ठीक है, बहादुर शाह वन जो है वो गद्दी में बैठा। परंतु देखिए ध्यान सुनिएगा, कोई आपका जो है मुगल एम्पायर हिस्ट्री में क्या हुआ कि वो अपने सक्सेसर्स डिफाइन नहीं करे हुए हैं। तो क्या हुआ, क्लियर कोई लाइन तो है नहीं, डिमार्केशन है नहीं कौन गद्दी में बैठेगा। तो क्या होता था, कॉन्टिन्यूस जो है स्ट्रगल होता था बिटवीन द पॉसिबल सक्सेसर्स, जो आपके भविष्य में जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं उनके बीच में जो है भयंकर उपद्रव होता था, लड़ाई होती थी। इसी तरीके से बहादुर शाह वन भी जो है अपने दो भाइयों को हराकर और मृत्यु कर उनको मारकर ही गद्दी में बैठा। तो करना पड़ता था, क्या करते थे वो, या तो मार देते थे या जेल में डाल देते थे। तो 1707 में बहादुर शाह वन जो है अपने दो भाइयों को हराकर और जेल में डालकर और एक को मारकर गद्दी में बैठा 1707 में। अब 1707 में जब वो गद्दी में बैठा तो देखिए ध्यान सुनिएगा, गद्दी में बैठा तो आने के बाद उसने कुछ काम किए। सबसे पहले तो उसने पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन अपनाई कि उसने बोला कि भैया कोई भी काम ऐसा मत करो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए किसको, आपको एम्पायर चलाने के लिए। तो बहादुर शाह वन ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने जो है आपका शाहू को छोड़ दिया। शाहू को छोड़ दिया। औरंगजेब के जमाने में दक्कन में रेड मारी गई थी, और शिवाजी का जो ग्रैंडसन है, किसका ग्रैंडसन है, शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन है। तो शिवाजी महाराज का जो ग्रैंडसन है, ठीक है, उनका जो नाती है उसको छोड़ दिया गया और उसे कैद कर दिया गया था औरंगजेब के जमाने में। तो शाहू जो है वापस लौट गए अपने, कहां पे, अपने प्रदेश में, दैट इज इन डेक्कन। तो वो अपने प्रदेश में वापस लौट गए। हालांकि वहां पे उनका शाहू का ऐसे नहीं था कि उनके लिए कोई सीट जो है मराठा एम्पायर की वेट कर रही थी, उनको भी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ा शाहू महाराज को, और शाहू महाराज तब गद्दी में जाके बैठ पाए थे क्योंकि उनकी जो चाची थी दैट इज ताराबाई, वो अपने बेटे को राजा डिक्लेयर कर चुकी थी। अब बहादुर शाह वन जो है वो गद्दी में बैठे। इसके बाद उन्होंने क्या करा, बहादुर शाह वन ने क्या करा, बंदा बहादुर, एक्चुअली क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है आपके बंदा बहादुर ने जो है कमांड संभाली थी, किसकी, आपके मराठा सॉरी आपके सिख अंपायर की, किसकी, सिख अंपायर की जो कमांड संभाली थी वो बंदा बहादुर जी ने संभाली थी। और बंदा बहादुर को जो है आपके बहादुर शाह वन ने अपनी सेना भेजी और उसको हराया। ठीक है, और इसके बाद जो है कब्जा कर लिया सरहिंद पे, बहादुर शाह वन ने सरहिंद पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसके बाद जो है देखिए आपको बात क्लियर है कि उसने कंसोलिडेशन की पॉलिसी अपनाई। उसने किसी भी जो लोकल अंपायर थे, जैसे लोकल किंग्स थे, जैसे कि आपके पास कौन, राजपूत, उन पे इतना प्रेशर नहीं किया कि उनको जो है बगावत की उनके मन में कोई बात आए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की तरफ जो राजपूत रूलर्स थे, जो जाट से, वो बढ़ने लगे। अच्छा, अब बहादुर शाह 1707 से 1712, बहादुर शाह की क्या होगी, मृत्यु हो गई 1712 में, राइट। तो अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1712 में जब मृत्यु हो गई तो जो जहांदर शाह था वो गद्दी में बैठ गया विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपकी कोर्ट पॉलिटिक्स में या कहीं पे भी किसी भी देश में, अगर इवन आपका आज का सिस्टम भी क्यों ना हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी क्यों ना हो,
अगर आपके पास चाटुकार रहते हैं तो आपका हमेशा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। और ये जो चाटुकार होते हैं ये उस जमाने में मोनार्क सिस्टम में ज्यादा ही बात लागू होती थी, जब जहां पे जो है आपके पास विद द हेल्प ऑफ सोर्ड ही जो है आपके पास क्या होता था, राजा बना जाता था। तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, राजनीतिक क्या आपके पास खालीपन जो है जब आपका उत्पन्न होता था इस वजह से। तो बेसिकली क्या करा, देखिए ये जुल्फिकार खान है, ये किंग मेकर बना। तो ये पॉलिटिक्स जो है किंग मेकर की है, जो राजा ये क्या कर रहे हैं, राजा बना रहे हैं अपने किसी फेवरेट बंदे को, और फिर उसके बाद जो है अपने जितने भी जो मजे हैं वो कर सकते हैं क्योंकि अपना आदमी राजा है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जुल्फिकार खान की मदद से जो है 1712 में जहादर शाह जो है वो गद्दी में बैठ गया। जहादर शाह गद्दी में बैठ गया तो क्या हुआ कि कोर्ट में पॉलिटिक्स चलती थी। अब इसका बंदा बैठ गया तो बेसिकली डिवाइड रहता था। तो उस समय की कोर्ट पॉलिटिक्स में क्या होता था, आपके कई तरह के लोग थे, जैसे कि ईरानी, ठीक है, ईरानी पर्शियंस, मोस्टली ये शियाज होते थे, ठीक है, तुर्रानी, ठीक है, जो इसके अलावा हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स, इसके अलावा सैयद्स, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ये जो है आपके एक उच्च कुल से संबंध रखते हैं, सैयद्स, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिक्स थी ये इनके बीच में डिवाइडेड थी और ये अपने ही फेवरेट बंदे को गद्दी में बैठाना चाहते थे। अब जुल्फिकार की मदद से जब जहादर शाह गद्दी में बैठा तो क्या हुआ, इनके जो कोर्ट पॉलिटिक्स थी वो बहुत तेज होने लगी। अब कोर्ट पॉलिटिक्स तेज हो गई तो 1713 में जो है अली ब्रदर्स जो थे, सैयद ब्रदर्स थे, इनकी मदद से जो है आपके पास 1713 में कौन, आपका फर्रुखसियार गद्दी में बैठ गया। अब अली बंधुओं की मदद से जो है जब फर्रुखसियार गद्दी में बैठ गया, ठीक है, इनका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। तो जब आपका फर्रुखसियार गद्दी में बैठ गया तो फर्रुखसियार के गद्दी में बैठने के बाद जो है वो अपने हिसाब से फर्रुखसियार से शासन चलवाने लगे। तो फर्रुखसियार ने 1713 से 1719 के बीच में शासन किया, ठीक है। और फर्रुखसियार बड़ा खुश हुआ इन दोनों भाइयों से, तो उसने क्या किया कि अब वही मैंने बताया था ना आपको, कोर्ट पॉलिटिक्स में क्या होता था, अपने फेवरेट को राजा बनवा दो, और राजा क्या होगा, बादशाह बनवाओगे तो बादशाह क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ फेवर देगा। तो उसने अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया और हुसैन को बना दिया मीर बख्शी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो मीर बख्शी मतलब आपके पास मिलिट्री अफेयर्स का जो आपका मिलिट्री अफेयर्स का जो ऑफिसर है, ठीक है। तो मिलिट्री अफेयर्स का जो कह सकते हो आप लोग इंचार्ज है, वो आपके पास हो गया मीर बख्शी। तो मीर बख्शी जो है अपॉइंट करवा दिया हुसैन अली को और अब्दुल्ला खान को बना दिया वजीर। फर्रुखसियार ने 1716 में जो बंदा बहादुर थे, क्योंकि वो फिर दोबारा से रिबेल कर रहे थे, सिख पावर को जो है कंसोलिडेट कर रहे थे, सिख पावर को जो है अपने मजबूत कर रहे थे, तो उन्होंने जो है एग्जीक्यूट करवा दिया, हत्या करवा दी किसकी, बंदा बहादुर की, फर्रुखसियार ने। 1717 में उसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको जो है रॉयल फरमान दे दिया कस्टम फ्री ट्रेड करने के लिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस बादशाह, किस मुगल बादशाह ने रॉयल फरमान दिया था। तो रॉयल फरमान दिया फर्रुखसियार ने 1717 में। 1719 में जो है फर्रुखसियार की जो हत्या कर दी गई विद द हेल्प ऑफ द मराठा फोर्सेस। वो रीजन क्या था, क्योंकि मैंने बताया था ना कोर्ट में पॉलिटिक्स चलती रहती थी। तो कोर्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या हुआ कि फर्रुखसियार के जो फेवरेट्स थे अली ब्रदर्स, उनके खिलाफ जो है फर्रुखसियार को उसी के दरबार वालों ने भड़का दिया। अब जब ये दोनों भाइयों के खिलाफ जब भड़का दिया तो क्या हुआ कि फर्रुखसियार ने इन दोनों भाइयों को अलग करने की सोची, ठीक है। एक को भेज दिया दक्कन और एक को रखा कोर्ट में, और फिर पॉलिटिक्स रखी कि हम जो है एक को मार देंगे और जो दूसरा वाला है वो दूर रहेगा। तो ये बात जब दोनों भाइयों को पता चली तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास किसकी मदद ले ली, आपकी मराठों की मदद ले ली, और मराठों की मदद लेने के बाद जो है आपका फर्रुखसियार की हत्या करवा दी, ठीक है। अब उसके बाद दो जो है आपके बेवकूफ से जो है राजा आए, मतलब कुछ समय के लिए आए, रफी उद दजारत और रफी उद दौला। ये कोई ज्यादा समय के लिए नहीं थे, कुछ महीनों के लिए थे। 1719 में ही इन दोनों का जो है कह सकते हो कुछ समय गद्दी में बैठे और फिर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बादशाह बना वो बना मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 1719 टू 1748 गद्दी में बैठा और इसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि जो आपके सैयद ब्रदर्स हैं, जो आपके अली ब्रदर्स हैं, उनको क्या करना है, उनको ठिकाने लगाना है। तो उसने क्या कर लिया, हुसैन अली को तो मार दिया और उसके बाद जो आपका अब्दुल्ला खान था उसे आपको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो हुसैन अली को हुसैन अली को मार दिया और अब्दुल्ला खान को जेल में डाल दिया। अब इसके साथ क्या हुआ, मोहम्मद शाह के साथ क्या कंडीशन हुई कि उसके जो चेले चपाटे थे वो बढ़ने लग गए और वो हमेशा राजा को क्या करते रहते थे, जो बादशाह था, मुगल बादशाह था, उसका नाम भी रंगीला था, तो उसकी ऑब्वियस ही बात है
ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्ट्रॉन्ग, वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मुगल अंपायर। उसको कोई मतलब नहीं था, वो अपने अयाशी में डूबा रहता था। तो जिसकी वजह से जो दरबार में जो क्या हो गए, मल्टी पावर्ड सेंटर्स हो गए। याद रखना, अगर किसी देश में राजा रूलर अच्छा नहीं होता तो मल्टी पावर के जो हैं सेंटर्स हो जाते हैं, तो मल्टीपल सेंटर्स हो जाते हैं पावर के। यही कंडीशन यहाँ पे हुई। और इस तरीके से क्या हुआ कि सादत खान नाम का जो व्यक्ति था, ही वॉज ऑल्सो अ शिया मुस्लिम, उसने अवध स्टैब्लिश कर लिया। चिनकिलीज खान जो है अपनी जो है ऑटोनॉमी लाने लगा हैदराबाद में। और आसफ जाही जो है इसने बाद में, आपको पता होना चाहिए, निजाम बने ये लोग, ठीक है। तो आसफ जाही जो है इसने स्टैब्लिश कर दी। मुर्शीद कुली खां जो था वो बंगाल में नवाब बन गया। और पेशवाज जो थे वो धीरे धीरे पेशवाज, ठीक है, मराठा के पेशवाज, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे। और इवन इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने 1738 में रेड कर दिया आपका दिल्ली को। तो मोहम्मद शाह का जो शासन है 1719 या 1748 के बीच में इतनी सारी कंडीशन होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, ईरान से कॉन्टिन्यूस आक्रमण होता था। और आपका 1739 में क्या हुआ, आपका नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ये आप देख सकते हो मुगल अंपायर का। अच्छा जी, अब देखिए कंडीशन सुनिएगा, अब इसे मैं डिटेल से समझाता हूं। देखिए आपके पास क्या हुआ, मैंने बताया आपके पास मोहम्मद शाह जो है वो एक कमजोर शासक है। तो निजामुल मुल्क जो है, निजामुल मुल्क चिनकिलीज खान, जो मैंने अभी नाम बताया था, इसको जो है 1722 में आपका मोहम्मद शाह ने क्या बनाया, वजीर बनाया। 1723 में क्या करा इसने, निजाम ने बहाने से जो है दक्कन की तरफ चला गया। एक्चुअली गया तो ऐसा था कि मैं शिकार पे जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, बहाना मार के दक्कन चला गया और वहां पर जो है अपने आप को ताकतवर करने लग गया। तो जब ये दक्कन में आपको अपने आप को ताकतवर करने लग गया यहाँ पे, तो क्या हुआ कि आपका मोहम्मद शाह ने जो है, मोहम्मद शाह को गुस्सा आया कि भाई मेरी मर्जी के बिना वहां जा रखा है। तो उसने जो है मुबारिज खां को वहां भेजा। अब मुबारिज खां को भेजा दक्कन में, बोला कि जाके उसे जो है खुद जाके तुम वजीर बन जाओ, सॉरी दक्कन के सूबेदार बन जाओ, और आपका जो वजीर है दैट इज निजामुल मुल्क, उसे वहां से खदेड़ के भगा दो। अच्छा, अब निजामुल मुल्क जो है उसने लड़ाई करी और जो ऑब्वियस बात है जो बैटल है वो जीत गया, ठीक है। निजामुल मुल्क लड़ाई जीत गया। और इसके बाद देखिए वो क्या, उसने क्लियर करवा दिया किससे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से, कि मैं यहाँ का सूबेदार रहूंगा। और अपने आप जो है धीरे धीरे पावर जो है अपने आप ऑटोनॉमस होता चला गया। ऑटोनॉमस मतलब मुगल अंपायर के मिनिमम इंटरफेरेंस के वो रूल करने लग गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ, मराठे भी शक्तिशाली हो रहे थे। तो मराठों के जो पेशवा था बाजीराव वन, उसके साथ आपका निजामुल मुल्क की लड़ाई भी हुई भोपाल में, परंतु निजामुल मुल्क हार गया। इसके अलावा देखिए, परंतु इसने जो है मोहम्मद शाह के लिए, मुगल अंपायर के लिए गद्दारी खुले से नहीं शो करी। इस तरीके से हुआ कि आपके इसने जो है जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, तो इसको दिल्ली बुलाया गया। तो ये राजा की मदद करने के लिए इसने दिल्ली में बादशाह की मदद करी दिल्ली में, ठीक है, इन द बैटल ऑफ द करनाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह और मुगल फोर्सेस के बीच में हुई थी। जैसे हम पानीपत 1 2 3 पढ़ते हैं, वैसे बैटल ऑफ करनाल भी एक बैटल है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक जो इतना मैंने बताया उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। वो रिलीज साहू, साहू को किसने छोड़ा, बहादुर शाह 1। अगला क्वेश्चन, हु सक्सीडेड औरंगजेब, बहादुर शाह 1। आसफ जाही वॉज स्टैब्लिश्ड बाई, किसने आसफ जाही स्टैब्लिश करी, चिनकिलीज खान। हु गेव रॉयल फरमान टू ब्रिटिशर्स, ऑब्वियस ही बात है आपका फर्रुख सियार। द बैटल ऑफ भोपाल वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ भोपाल किसके बीच में हुई थी, बाजीराव वन और आपका चिनकिलीज खान, आसफ जाही जो स्टैब्लिश करने वाला है, या निजामुल मुल्क भी उसे आप बोल सकते हो। हु इज नोन एज रंगीला बादशाह, ये आपको पता ही है, मोहम्मद शाह। हु एग्जीक्यूटेड बंदा बहादुर, बंदा बहादुर किसने एग्जीक्यूट किया, आपका फर्रुख सियार। अगर डिफीट किया था बहादुर शाह 1 ने, और एग्जीक्यूट किसने किया, फर्रुख सियार ने। हु एस्टैब्लिश्ड बंगाल नवाबी, तो बंगाल में नवाबी किसने एस्टैब्लिश करी, आपका किसने, मुर्शीद कुली खान ने। चलिए जी, अब आते हैं अवध पे। देखिए अवध में क्या हुआ कि एक शिया था, उसका नाम था सादत खां, उसका नाम बुरहानुल मुल्क भी उसे हम कहते हैं। तो ही वॉज अ शिया मुस्लिम। उसने क्या किया कि अली ब्रदर्स के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी करी, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था आपको, अली ब्रदर्स बहुत ताकतवर हो गए थे और उन्होंने जो है फर्रुख सियार को गद्दी में बैठा दिया था और अपने आप वो जो है मजे ले रहे थे। हालांकि उसके बाद जो है फर्रुख सियार को भड़का दिया गया दोनों भाइयों के खिलाफ।
आपस में कि वो उनको अलग कर दिया जाए, एक को मार दिया जाए, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रचाई गई। अब इसने क्या किया, उसे जो आपका जब मोहम्मद शाह का शासन आया, जब मोहम्मद शाह गद्दी में बैठ गया, तो मोहम्मद शाह के शासन में उसे आगरा का सूबेदार बनाया गया था 1720 से 1722 के बीच में। ये जो है राजधानी के पास था और एक तरीके से प्राइम पोस्टिंग मानी जाती थी उस जमाने में, ठीक है, कि आगरा का सूबेदार होना। परंतु उसे भेज दिया गया अवध। मोहम्मद शाह ने उसे एक तरीके से पनिशमेंट की तरह भेजा कि भैया जो है इसका इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना बढ़ जाए पॉलिटिक्स में, कोर्ट पॉलिटिक्स में, ठीक है, मुगल एम्पायर की सेंट्रल पॉलिटिक्स में। तो उसे थोड़ा दूर भेज दिया गया अवध में, ठीक है। अवध कौन सा इलाका है आपके पास, लखनऊ से लेकर लखनऊ साउथ में और ऊपर आपके पास फैजाबाद तक का जो इलाका है, वो सब इलाका जो है अवध में आता था उस जमाने में। तो अवध के इलाके में उसे भेज दिया गया। परंतु भाई मोहम्मद शाह ने तो इसलिए भेजा था कि ताकि वो ऐसा लगे कि ये एक तरीके से पनिशमेंट है, बट ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए बेनिफिशियल रहा। और उसने जो है कोशिश करनी शुरू कर दी कि वहां पे वो है इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स में आने लगे, इंडिपेंडेंट पावर जो है अपनी स्टैब्लिश करने लगे। 1739 में उसको जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो नादिर शाह के आक्रमण के समय में उसे दिल्ली बुलाया गया और बैटल ऑफ करनाल में उसने मदद भी करी। परंतु लास्ट टाइम पे जो है बैटल ऑफ करनाल के समय में जो आपका सादत खां था, उसने मुगल बादशाह को धोखा दिया और उसने क्या कहा, उसने नादिर शाह को कहा अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, और कई करोड़ रुपए आप कमाओगे। जब वो नादिर शाह दिल्ली चला गया, तो नादिर शाह जब दिल्ली पहुंचा तो उस दौरान उसने जो है, नादिर शाह ने मुगल बादशाह को समझाया, मोहम्मद शाह को, कि जो तुमने चारों तरफ में चाटुकार जमा कर रखे हैं ये सही नहीं है। और उसने सादत खां को स्पेशली बुलवाया अपने पास और बोला कि जो तुमने पैसा प्रॉमिस किया था वो कहाँ है, तुमने कहा था हम वहां जाके दिल्ली में पैसा कमाएंगे, वो पैसा कहाँ है। आखिरकार प्रेशर में आया सादत खां, उसने जो है 1739 में क्या कर दिया, आपका सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, ठीक है। सादत खां के बाद जो है सफदरजंग जो है गद्दी में बैठा, क्योंकि सादत खां का कोई अपना बेटा नहीं था, तो उसका एक दामाद था, उसका नाम था सफदरजंग। उसने जो है आपका जो है अगला वो नवाब बना। सादत खां को जो है 1748 में जो मुगल बादशाह अहमद शाह है उसने वजीर अपॉइंट किया था। तो उसके सक्सेसर जो हैं, बाद में जब वो वापस नवाब बन के लौटा कब, अवध में, तो उनको कहा गया आपका नवाब वजीर। तो क्योंकि उसे वजीर अपॉइंट किया था किसको, सफदरजंग को। और सफदरजंग के नाम पे आपको पता है दिल्ली में हॉस्पिटल भी है, सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है, सफदरजंग रोड, सफदरजंग मकबरा, वो उसी का ही है। इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए, आखिरी जो मुगल में जब बादशाह आपके पास थे, कौन, बहादुर शाह सेकंड। तो उस जमाने में जब 1857 का जब आंदोलन रिवॉल्ट हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो वाजिद अली शाह की जो बेवी थी, वही बेगम हजरत महल, वो जो है बहादुर से लड़ी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो आखिरी जो नवाब था वो कौन था, आपका वाजिद अली शाह, ठीक है जी। आप देखिए आपके अगले आते हैं रोहिलाज एंड बंगेश पठान्स। तो देखिए रोहिलाज एंड बंगेश पठान, मैं आपको बता दूं, रोहिलाज जो थे ये और बंगेश जो थे ये अफगानी थे। तो रोहिलाज जो एम्पायर स्टैब्लिश किया था वो दाऊद ने किया था, और मोहम्मद खां बंगेश ने जो है स्टैब्लिश किया था बंगेश किंगडम फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद आपको दिखा देता हूं मैं, ये बरेली, रामपुर, ये सब रोहिलखंड का इलाका दिख रहा होगा आपको, ये सारा रोहिलखंड का इलाका है ये। और आपके पास जो फर्रुखाबाद है, ये फर्रुखाबाद है, ठीक है। ये जो इलाका है फर्रुखाबाद का है, यहाँ पे बंगेश पठान ने रूल किया। बाकी ये जो एम्पायर आपको ईस्ट में दिख रहा है ये अवध का है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बंगाल। तो बंगाल जो है मैंने आपको बताया था मुर्शिद कुली खान ने स्टैब्लिश किया था, और पहले जो है ये एक दीवान था, ठीक है, बंगाल का। एक्चुअली क्या करते थे मुगल बादशाह, क्या करते थे, दो तरह के अधिकारी अपॉइंट करते थे, एक किसी भी रियासत के कोने में, ठीक है, जो आपके प्रांत होती थी ब्रिटिश प्रांत, उस सूबे में वो दो तरह के अधिकारी अपॉइंट करते थे। पहला होता था सूबेदार, दूसरा होता था दीवान, और ये एक दूसरे पे चेक रखते थे। जो आपका सूबेदार होता था वो निजामत फंक्शन को देखता था, निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखता था, और जो आपका दीवान होता था वो आपके पास किसको देखता था, फाइनेंस को देखता था, ठीक है जी, और रेवेन्यू को देखता था। इसके अलावा ये एक दूसरे पे नजर भी रखते थे और बादशाह को रिपोर्ट करते थे अबाउट द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस, जो प्रांत में हो रहा है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसके बारे में जो है वो नजर रखते थे और बताते थे। अच्छा, 1713 में जो है उसे बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया गया, और 1719 में जो है उसने जबरदस्ती उड़ीसा की जो है वो भी मनवा ली, क्या, आपकी सूबेदारी। तो बंगाल एज वेल एज उड़ीसा, तो उस जमाने के बंगाल प्रांत का मतलब हो गया बंगाल प्लस बिहार। बाद में
मुर्शिद कुली खान ने जो है उड़ीसा भी उसमें जुड़वा दिया। 1727 में 1727 में उसका जो सन इन लॉ है सुजाउद्दीन, वो अगला जो है बंगाल का नवाब बना। 1739 में 1739 में उसका बेटा जो है, किसका, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान गद्दी में बैठा। सरफराज खान की हत्या कर दी गई अलीवर्दी खान द्वारा, जो कि बिहार में था, डेप्यूटी बंदा था। 1740 में उसने, अलीवर्दी खान ने जो है सरफराज खान की हत्या कर दी, और 1756 में इसी का जो ग्रैंडसन है अलीवर्दी खान का, वो नवाब बना। ठीक है, उसका नाम क्या था, सिराजू दौला। इसके बारे में हम जानते हैं, यही सिराजू दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी और फिर उसके बाद अंग्रेजों का शक्तिशाली होना 1757 में। ठीक है, तो सिराजू दौला गद्दी में बैठा अलीवर्दी खान के बाद। तो आप देख सकते हो जो आपका नवाब का जो है बंगाल का, वो टेरिटरी कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो पूरा बांग्लादेश, पूरा उड़ीसा, प्रॉपर बंगाल, ठीक है, और बिहार और बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ असम। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं राजपूत। तो देखिए, जब आपके औरंगजेब की जो है मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जब बहादुर शाह वन गद्दी में बैठा था, उस समय से ही जो है राजपूत जो है शक्तिशाली होते चले गए, और शक्तिशाली होते होते धीरे धीरे जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बगावत भी करनी शुरू कर दी, इंडिपेंडेंट अपने आप को शो करना शुरू कर दिया। जैसे आपके पास अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, और आपके जो है इसके अलावा जयसिंह दो, ठीक है, जयसिंह दो, ठीक है जी, इन्होंने जयसिंह सेकंड और आपके पास अजीत सिंह ऑफ जोधपुर जो है ये अपने आप में इंडिपेंडेंस शो करने लग गए। धीरे धीरे जब मुगल अंपायर कमजोर होते चले गए, तो आपके जितने भी आपके छोटे राज्य थे जो ब्रिटिशर्स के समय में हमें दिखते हैं, प्रिंसली स्टेट हम कहते हैं जिन्हें, वो सब जो है कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस रूल की तरह काम करने लगे थे। जैसे आपके पास जैसलमेर, बीकानेर, ये सब जो है आपके पास सीकर, अलवर, ये सब अपने आप में छोटे छोटे एरियाज के रूप में क्या करने लग गए थे, काम करने लग गए थे, अपने आप में एम्पायर की तरह, अपने छोटे छोटे किंगडम्स की तरह जो है रूल करने लग गए थे मुगल्स के वीक होने के बाद। अगला आता है जाट। तो देखिए, जाट जो है दिल्ली के बिल्कुल पास थे, तो इनको उठने के लिए थोड़ी जो है रेजिस्टेंस ज्यादा था मुगल फोर्सेस का। तो धीरे धीरे ये उठने लगे, और इनके तीन बड़े लीडर्स हैं। पहले है चूरामन, दूसरा है बदन सिंह, और आखिरी जो है सूरजमल। इन्होंने जो है जाटों की स्थिति जो मजबूत कर दी थी। तो इन्होंने जो है जाटों की मजबूत स्थिति करी, और आपके पास थन में किला बनवाया। ठीक है, इसके अलावा जो है आगरा के आसपास का एरिया जो है यहाँ पे, और आपका ईस्टर्न राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान है, भरतपुर का इलाका, वहां पर जो है आपके जाटों की स्थिति मजबूत हो गई। ठीक है, अगले आते हैं सिख। देखिए, सिखों का मैं आपको बता देता हूं, जो सिख थे, ध्यान सुनिएगा, सिख गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है, गुरु गोविंद सिंह ने जो है क्लियर कर दिया था, कंसिडर किया था क्या, कि सिख जो है वो क्या होनी चाहिए, खालसा फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, कैसी फोर्स होनी चाहिए, खालसा फोर्स होनी चाहिए। और खालसा फोर्स की तरह जो है इन्होंने जो है आपके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है इस्टेब्लिश किया सिखों को। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद जो है एक बड़ा लीडर जो है उनके सामने आया, सिखों के सामने, एज उनको जो लीड करने के लिए, उनका नाम था बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने जो है सिखों को लीड करना शुरू किया, और मुगल एम्पायर को कॉन्टिन्यूस टक्कर देना शुरू कर दिया। ठीक है, और आपको बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है सिख जो है 12 मिसल में टूट गए थे। कितने मिसल्स में, 12 मिसल में टूट गए थे। इसी 12 मिसल में जो है आपका बाद में एक मिसल है सुकर चकिया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ थोड़ा साफ दिखेगा, सुकर चकिया। इसी सुकर चकिया मिसल में जो है आपके पास राजा रणजीत सिंह, राजा दलीप सिंह जो हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं बंदा बहादुर की। तो बंदा बहादुर ने जो है सिखों को मजबूत किया, और आपका जो मुगल अंपायर है उस पर रेड करना शुरू कर दिया। जब मुगल अंपायर पे रेड करना शुरू कर दिया, तो मुगल्स ने जो है रेजिस्ट किया, और बहादुर शाह वन ने जो है बंदा बहादुर को हराया, और सरहिंद पर जो है कब्जा कर लिया। फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी, और कुछ समय के लिए जो है आपका सिखों का जो जितना एक्सपोनेंशियल वो ग्रोथ कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रुक गई कुछ समय तक के लिए। उसके बाद चरत सिंह सुकरचक मिसल में आए, और उसके बाद राणा रणजीत सिंह जब आए, तो राजा रणजीत सिंह ने जो है दोबारा से सिखों की 12 मिसलों को दोबारा इकट्ठा किया, और आपका सिख अंपायर जो है वो स्टैब्लिश किया। तो राजा रणजीत सिंह के बारे में देख लीजिए आप, 13 नवंबर 1780 से लेकर 27 जून और 1839 में, यानी कि 1839 में, ये आपका सिख अंपायर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद राजा रणजीत सिंह जी के बाद जो है उनका बेटा दिलीप सिंह, हालांकि जो है राणा दिलीप सिंह, जो दिलीप सिंह थे, ठीक है, जो सिख राजा दिलीप सिंह है, वो उन्होंने जो है इंग्लैंड
भेज दिया गया था, ठीक है, अपनी टेरिटरी से दूर, पंजाब टेरिटरी से दूर। और जो सिख टेरिटरी थी वो किस में मिला दी गई थी, जो पंजाब टेरिटरी थी वो ब्रिटिश एम्पायर में मिला दी गई थी ड्यूरिंग द एरा ऑफ डलहौजी। अब आते हैं मराठा रूल्स। अब देखिए मराठा जो है, मैं आपको बताया साहू महाराज जब वापस लौटे, तो साहू महाराज जब महाराष्ट्र वापस लौटे तो वहां लौटने के बाद जो है उन्होंने देखा कि उनकी चाची जो है ताराबाई अपने बेटे के थ्रू रूल करवा लिए। तो जब उनका बेटा यानी कि ऑब्वियस ही बात है इनका कजन रूल कर रहा था, तो इन्होंने मराठा जो लीडर्स थे उनको क्या किया, इकट्ठा किया। और उस समय उनको एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मदद करी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, जो कि कोंकणस्थ ब्राह्मण था। तो बालाजी विश्वनाथ ने जब आपकी मदद करी, ठीक है, और उसके बाद ताराबाई जो थी वो भी मान गई कि हाँ शाहू को जो है राजा बना देना चाहिए, और शाहू महाराज जो है गद्दी में बैठ गए। अब साहू महाराज जब गद्दी में बैठे तो बालाजी विश्वनाथ जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी कि पेशवा अष्टप्रधान में मराठा जो रूल करते थे वो 8 इंपॉर्टेंट लीडर्स के थ्रू करते थे, 8 इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हो आप लोग प्रमुखों के थ्रू करते थे रूल। तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो वो था पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। तो बालाजी विश्वनाथ जो है पहले सच पेशवा बने और स्ट्रांग पेशवा बने, और इन्होंने जो है आपका जो मराठा एम्पायर है वो इस तरीके से करा कि वो डायरेक्ट चैलेंज करने लगे आपकी, ये आपका मराठा एम्पायर है तो इसको डायरेक्ट चैलेंज करने लगे मुगल टेरिटरीज को। जैसे कि वो गुजरात में जो है अपने टैक्सेस वसूलने लगे और बताने लगे कि भैया हमारा जो चौथा सरदेश मुखी है वो यहाँ पे लागू होगा। हालांकि हम लोग जो है मराठा एम्पायर अलग से पढ़ेंगे एक अलग लेक्चर में, तो उसमें हम ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1720 में बाजीराव वन, आपने देखा होगा जो बाजीराव मस्तानी मूवी है, तो उसमें जो है एक बहुत ताकतवर जो है पेशवा गद्दी में बैठे 1720 से 1740 के बीच में, उनका नाम था बाजीराव वन। और बाजीराव वन ने जो है मराठा एम्पायर को पूरा आपका जो है अटक से कटक तक, ये अटक जगह है पाकिस्तान में आती है आज की डेट में, और कटक डेट इज उड़ीसा, इसकी जो है विड्थ इतनी कर दी। और इन्होंने ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने दिल्ली तक में जो है अपनी रेड मारी। आपके मराठा रेड जो है 1738 में, 1738 में जो है मराठा रेड मारी गई दिल्ली में। तो और ये कॉन्टिन्यूस जो है आपके निज़ाम को और मैसूर को जो है बार बार क्या करते थे, उनके एरियाज में अटैक करते थे। ठीक है, कौन, आपका बाजीराव वन। बाजीराव वन के बाद जो है उनका बेटा जो है गद्दी में बैठा, उसका नाम था बालाजी बाजीराव, और ये 1740 से लेकर 1761 के बीच में गद्दी में बैठे। ठीक है, और बालाजी बाजीराव ने जो अपना जो क्षेत्रफल बढ़ा दिया था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था, और इनकी जो रीच थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। परंतु कंडीशन क्या हुई कि आपके पास अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, ठीक है, 1761 में, और पानीपत के बैटल में थर्ड, तो पानीपत की बैटल तीसरी जो थी 1761 में, उसमें जो है आपके मराठा फोर्सेस हार गई। उसे कुछ समय बाद जो है बालाजी बाजीराव की जो है मृत्यु हो गई। हालांकि इन्होंने मराठा एम्पायर को एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया था। बालाजी बाजीराव के जाने के बाद मराठास के आपस में जो लीडर्स हैं उनके बीच में फूट पड़ गई, और धीरे धीरे जो है अंग्रेजों को इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। और उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो ड्यूरिंग द एरा ऑफ, मैंने बताया था आपको बालाजी बाजीराव, ये एरिया आप देख सकते हैं, सिर्फ ये मुगल जो सल्तनत है उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ देख सकते हैं, बाकी सब एरिया जो है आपका मराठा पावर का है। और ये डायरेक्ट जो है कहाँ तक कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हैं, ये सारे एरिया जिन्होंने छीन लिए थे। मैसूर को भी बिल्कुल एक छोटे से एरिया तक ही सिमटा के रख दिया था। और तो और ये बंगाल के नवाब तक से जो है उनके एरिया में जो है अपने टैक्सेस जो है घोषित कर दिए थे। तो ये इतना जो है मराठा का जो पावर है वो उतना एक्सपैंड हो गया था। हालांकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, उसी तरीके से जो है अब हम बाकी डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।